बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने कंट्रोल अकाउंट्स का जो है वो स्टार्ट कर दिया था चैप्टर। हमने ये देख लिया था सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने फॉर्मेट आपके सामने बना दिया था और हम लोगों ने उसमें सिर्फ ब्रॉड डाउन के बारे में डिस्कशन की थी। मैं दोबारा से ये बना रही हूँ आपके सामने। बेसिकली जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, हम जो पहले पढ़ चुके हैं जी। अच्छा, बाकी सब क्लियर है जी? उस्मान पूछें, क्या क्वेश्चन है आपका, जल्दी से। अगर छोटे मोटे सवाल हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी से तो वो मेरे से आप आखिर में पूछ लीजिएगा क्लास में। अगर कंट्रोल अकाउंट से, टोटल अकाउंट से रिलेटेड है तो आप अभी पूछ लें। नहीं मैम, मोहसिन हूँ और हाँ, पिछले टॉपिक से मुतल्लिक हैं। अच्छा ठीक है। आप एक काम ये करना, क्लास के आखिर में कर लेते हैं, ठीक है? क्लास ओके ओके ओके। चले, ठीक है, थैंक यू। चले जी, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने कल फॉर्मेट बना को बना दिया था। हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में जनरल लेजर में टोटल रिसीवेबल अकाउंट नाम की एक चीज बनाई थी, राइट? और वो बेसिकली टोटल रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? सारे क्रेडिट कस्टमर्स का, सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का टोटल करके हम लिख लेते हैं, रादर देन मिस्टर ए का अलग, मिस्टर बी का अलग और मिस्टर सी का अलग की अकाउंट, राइट? तो सारे क्रेडिट कस्टमर्स का जो टी अकाउंट है उसको हम क्या कह रहे थे? टोटल रिसीवेबल अकाउंट। और ये हम जनरल लेजर में मौजूद है, जीएल में मौजूद है, ठीक है? और इसका अब हम दूसरा नाम पढ़ेंगे, मोर अप्रोप्रिएट जो अभी कंट्रोल अकाउंट के लिए है, वो है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है? तो ये बात मैंने आपको कंट्रोल अकाउंट जो टोटल अकाउंट है वो बनाते हुए बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का इंडिविजुअल बैलेंसेस देखें सब्सिडरी लेजर में, उनको टोटल करें तो वो हमारे टोटल रिसीवेबल अकाउंट के कैरेट डाउन से मैच करना चाहिए, राइट? तो मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली कंट्रोल पर्पस के लिए आपका ये बड़ा जरूरी हो जाता है, राइट? तो एक तो कंट्रोल अकाउंट इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसका मेजर पर्पस यही है कि हमें एक चेक एंड बैलेंस, हमारे लिए एक तरीका है हमारे पास कि हम चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं, राइट? सेल्स लेजर वो वाली जगह है जहाँ पे आप रिसीवेबल्स के अपने डिटेल्स मेंशन करते हो, मेंटेन करते हो। तो सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट, राइट? तो कल हमने ये देखा था कि आपके पास उस्मान, आपको बैलेंस ब्रॉड डाउन का कॉन्सेप्ट पता है? बैलेंस कैरेट डाउन तो हमें पता है, राइट? महीने के आखिर में क्या बैलेंस पड़ा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। अगर मैं बैंक अकाउंट बनाऊं, ठीक है, बैंक क्या है? मेरा एसेट है, राइट? अब अगर मैंने फॉर एग्जांपल जून के महीने का मैंने बैंक अकाउंट बनाया, मेरे पास 30 जून को बैलेंस कैरेट डाउन आया फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए, राइट? ये मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाल दी। आखिरी दिन महीने का क्या लिखूंगी इसके आगे? कैरेट डाउन, राइट? अब क्या होता है, 30 जून को मैं ये बात कह रही हूँ कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है 1.5 लाख रुपए। मैंने इसको यूज करते हुए ट्रायल बैलेंस बनाना है और इसको यूज करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग करनी है। अब क्या हुआ? अब बिजनेस तो कंटिन्यू हो रहा है। अब कौन सा महीना आ गया? जून के बाद आ गया जुलाई। अब जुलाई के पहले दिन, 1 जुलाई को मैं क्या बात बोलूंगी? आपकी आवाज बार बार मैम सही नहीं आ रही, कट ऑफ हो रही है। नो मैम, समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल।
चले, तो बेसिकली आपका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है ये आपको क्या बता रहा होता है, 1 जुलाई को अब आप यही बात बोलेंगे, 1 जुलाई को आप ये बोलेंगे कि मेरे पास पहले से बैंक में बैलेंस आ रहा है 1.5 लाख रुपए, राइट। तो जब ये वाली बात हो जाती है कि पहले से मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई थी, वो कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप इस कैरेट डाउन को क्या कहते हो, ब्रॉट डाउन, राइट, ब्रॉट डाउन। कैरेट डाउन से क्या मुराद है कि 30 जून को मैं कहूंगी कि मैंने 1,50,000 का बैलेंस कैरी डाउन करना है, कैरी डाउन टू वेयर, टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। और अगला अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू हो रहा है, जुलाई का महीना आपका अगला अकाउंटिंग पीरियड है, तो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। 1 जुलाई को आप खड़े होकर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कैरेट डाउन को करना है ब्रॉट डाउन। और क्या करेंगे, जहां पे कैरेट डाउन आ रहा है उसकी ऑपोजिट साइड पे आएगा एग्जैक्टली वही अमाउंट कैरेट डाउन की, और डेट कौन सी आएगी, कैरेट डाउन से एग्जैक्टली अगली डेट, राइट। तो हर अकाउंट के अंदर जिधर कैरेट डाउन आए, भले वो लायबिलिटी हो, भले वो कैपिटल और ड्रॉइंग हो, जो भी हो, हमने क्या करना है, उसका कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। उस्मान अभी थोड़ी बेहतर हुई आवाज, जी उस्मान, कैन यू हियर मी नाउ? चलो, मैं यहाँ से अभी तक इश्यू आ रहा है उनको। चले, तो हम यहाँ पे कल हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन हर टी अकाउंट में सबसे ऊपर आएगा। उस्मान, ये बात क्लियर होगी बैलेंस ब्रॉट डाउन की? क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको क्लास के एंड में अलग से रिकॉर्डिंग बंद करके फिर समझा दूंगी, ठीक है, क्योंकि कल हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन को जब हम देखते हैं तो अब देखें आपके पास यहाँ पे रिसीवेबल अकाउंट है, ये तो रिसीवेबल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके क्रेडिट कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कस्टमर्स आपके क्या है, रिसीवेबल क्या है आपके, आपका एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस से मुराद क्या हुई, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नॉर्मली डेबिट साइड पे ही आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कस्टमर्स के अकाउंट में, रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस भी है। तो कल हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सेम डेट पे साल के शुरू में आपके पास डेबिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी हो सकते हैं। डेबिट बैलेंस तो और ऐसी बात है नॉर्मल सिनेरियो है। क्रेडिट बैलेंस अगर कोई आ जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपने अपने रिसीवेबल को, अपने डेटर को, अपने कस्टमर को कुछ देना है, या तो पैसे देने या गुड्स की फॉर्म में उसको कोई चीज देनी, यानी कि लायबिलिटी है अब ये आपकी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ब्रॉट डाउन के केस में क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, डेबिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे। कैरेट डाउन में ऑपोजिट हो जाता है, कैरेट डाउन में डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, राइट। तो ब्रॉट डाउन में सब चीजें सीधी सीधी होती हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड पे। तो अगर आपके पास ओपनिंग साल के पहले दिन, महीने के पहले दिन कोई बताया हुआ है कि बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑन दिस डेट इज इतना, तो आपने उसको यहाँ लिख देना है। और अगर उसी दिन आपको लिखा ये जा रहा है कि एंड क्रेडिट बैलेंसेस आर इतने, तो आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिख देना है। और कल हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि बेसिकली क्रेडिट बैलेंस होता क्यों है। ये होते हैं अगर किसी कस्टमर ने आपको एडवांस दिया हुआ है तो आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी अभी तक, आपके ऊपर अभी लायबिलिटी है कि आपने उसको अभी तक गुड्स डिलीवर नहीं किया, आपको करने हैं। तो दिस इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी इन व्हाट सेंस, यू हैव येट टू सप्लाई द गुड्स, राइट। तो आपके पास ये बात हो गई। या फिर हम आगे जाके भी देखेंगे रिफंड का सिचुएशन भी हो सकता है कि पिछले साल हो सकता है किसी कस्टमर ने हमें ज्यादा पैसे दे दिए हो गलती से, तो अब हमारे ऊपर क्या है, उसने हमें पिछले साल आखिर में आके बोल दिया था कि मैंने 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया। हम कहेंगे चलो ठीक है, अभी मैं नहीं पे कर सकता, मैं आपको बाद में पे करूंगा। तो क्या है, हमारे ऊपर वो लायबिलिटी है कि हमने उस कस्टमर के 1,000 रुपए वापस करने हैं। तो अकाउंट ये किसका बन रहा है, ये अकाउंट बन रहा है कस्टमर्स का। अब कस्टमर से रिलेटेड सिवाय कैश सेल के बाकी सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आएंगी, राइट। अगर आपने किसी कस्टमर से एडवांस लिया है वो यहाँ आएगा, कस्टमर को रिफंड किया वो यहाँ आएगा, क्रेडिट सेल्स किए वो यहाँ आएगा, सेल्स रिटर्न हुई है वो यहाँ पे आएगा, राइट। पेमेंट्स हुई है, कोई रिसीव हुई है, वो यहाँ पर हमने लिखनी है, ठीक है। तो हम एक एक करके लेके चलते हैं।
नहीं, देखो ये जो कस्टमर्स का अकाउंट है ये सारे कस्टमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरे 3 कस्टमर्स हैं क्रेडिट, 3 क्रेडिट कस्टमर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मिस्टर ए से मुझे रिसीवेबल है कितना, फॉर एग्जांपल 1200, मिस्टर बी से भी मुझे रिसीवेबल है फॉर एग्जांपल 2000, और मैं ये कहूं कि मिस्टर सी कौन है, मिस्टर सी भी मेरा कस्टमर है लेकिन इसने मुझे एडवांस दिया हुआ है कितने का, 500 रुपए का। तो अब क्या सिचुएशन होगा, अब जो मैं अपना कंट्रोल अकाउंट बनाऊंगी ना उसमें डेबिट साइड पे, ये मैं पहली जनवरी की बात कर रही हूँ, 1 जनवरी को ये सिचुएशन है, तो ब्रॉड डाउन बन गया ना। अब ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड पे कितना आएगा, टोटल हम के बेसिस पे चल रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 3200 और क्रेडिट साइड पे कितना लिख देंगे 500। तो ये बेसिकली सारे कस्टमर्स की पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, एक कस्टमर का तो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, लेकिन अगर हम सारे कस्टमर्स की मिला के बात करें तो हम ये कहेंगे कि सारे कस्टमर्स में से 2 कस्टमर्स थे जिनसे हमें रिसीवेबल था, वो फिगर हमने यहाँ लिख दी, और एक कस्टमर हमारा क्या था, हमारे ऊपर लायबिलिटी थी। क्यों, क्योंकि उसने हमें एडवांस किया हुआ था, तो वो 500 हमने वहां लिख दिया। तो हम कंट्रोल अकाउंट में, टोटल अकाउंट में मिस्टर ए बी सी के नाम तो लिखेंगे नहीं, हम टोटलिटी के बेसिस पे चल रहे हैं। क्लियर है ना बात? जी उस्मान क्लियर है, मोहसिन ठीक है, चलें जबरदस्त। उस्मान दैट्स क्लियर है ना? चले अब आगे, आपके पास क्या था फॉर्मेट में, अब आपने ये भी लिखना है, क्या चीज आती है, रिसीवेबल्स के अकाउंट में क्रेडिट सेल्स आएंगी, राइट। मैं अगर आपको कोई क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹100, तो आप क्या कहते हैं, सेल्स तो हो जाएंगी, क्रेडिट और डेबिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल अकाउंट, और वो उसको अब हम क्या बोलेंगे, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब हमने इसको कंट्रोल अकाउंट बोलना है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। हाँ बच्चे, एक कस्टमर के अकाउंट में एक ही बैलेंस आएगा, या तो डेबिट बैलेंस आ रहा होगा या क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। मिस्टर सी के अकाउंट में कैरी डाउन आएगा डेबिट क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं तो टोटलिटी के बेसिस पे कह रही हूँ ना। एक ही बैलेंस आना है, मिस्टर सी के अकाउंट में एक ही बैलेंस आएगा, या तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। लेकिन मैं तो टोटल पिक्चर को देख रही हूँ कि टोटल डेबिट बैलेंसेस कितने हैं सारे कस्टमर्स के, 3200, टोटल क्रेडिट कितने हैं 500, वो मैं लिख रही हूँ टोटल अकाउंट में। क्लियर हो गई बात? चलो आप देख लो और इंशाल्लाह कंफ्यूजन होपफुली क्लियर हो जाएगी, नहीं होती तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। इस पॉइंट के बाद में आप मुझे डिटेल में बता देना क्या चीज है आपके दिमाग में। तो ठीक है बिल्कुल सही, थोड़ा सा और समझ लेना, हो सकता है बात आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि अगर कैश सेल्स होती है तो हमारी डबल एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसमें कोई रिसीवेबल अकाउंट आता ही नहीं है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब आप कंट्रोल अकाउंट बनाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज आनी चाहिए, क्रेडिट सेल्स। ये बात तो हम कर चुके हैं, क्रेडिट सेल्स से आपका रिसीवेबल डेबिट होगा, आप ये कहोगे कि मुझे अब ये रिसीव करना है, मैंने एसेट अपना क्रिएट करना है, राइट, रिसीवेबल। इसी तरह अगर सेल्स के अगेंस्ट सेल्स रिटर्न हो रही हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट होना चाहिए। जब हमें कोई कस्टमर हमारा कोई गुड्स रिटर्न करेगा तो हम क्या कहेंगे कि पहले हमने उससे 150 रुपए लेने थे, वो इधर आ गया, हमने उसको 150 रुपए का सेल किया, वो यहाँ आ गया, और अगर वो हमें 150 रुपए की चीज वापस कर देता है तो हमें क्या करना है, अब अपने रिसीवेबल को खत्म करना है, हमने कहना अब हमने उससे कोई पैसे लेने ही नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो सेल्स डेबिट साइड पे, तो सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे, राइट। फिर आपके पास क्या चीज आती है, अगर आपके कस्टमर्स आपको पे बैक कर दें, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, रिसीवेबल का बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट को आपने कम करना है, क्या डबल एंट्री पास होगी,
credit customers ने, debtors ने, if I say received a total of 5 lakhs from the debtors, तो हम क्या कहेंगे in cash, हम क्या कहेंगे कैश डेबिट हो गया 5 लाख से और क्या क्रेडिट हुआ रिसीवेबल अकाउंट, टोटल रिसीवेबल अकाउंट, राइट, कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर उसके अलावा अगर आप अपने किसी डेटर्स को क्या देते हो, डिस्काउंट देते हो, कौन सा डिस्काउंट अलाउ करते हो, तो डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री भी हम देख चुके हैं। क्रेडिट सेल्स को हाँ, क्रेडिट सेल्स से मुराद वो नहीं है कि क्रेडिट करना, क्रेडिट सेल्स का मुराद है उधार वाली क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट वाला नहीं। क्रेडिट तक का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब उधार भी तो होता है ना, डेबिट और क्रेडिट इज समथिंग एल्स। यहाँ पे मतलब है उधार वाली सेल्स, ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप। कैश सेल्स होती हैं, हाँ तो यही तो बात है, ये पता तो है आपको, लेकिन इसका मतलब वो वाला डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, इसका मतलब है उधार वाली सेल्स, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है। चले आगे चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड आ गया, ठीक है ना उस्मान। डिस्काउंट अलाउड बेसिकली क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस होता है, तो उसकी डबल एंट्री क्या होती है, मैंने आपको बताई भी है क्या होती है, मोहसिन उस्मान, डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टोटल रिसीवेबल क्रेडिट। ये डिस्काउंट अलाउड आपका होता है डेबिट और क्या होता है टोटल रिसीवेबल अकाउंट हम क्रेडिट करते थे, राइट, लेकिन अब हमने टोटल रिसीवेबल अकाउंट को क्या पढ़ लिया, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, राइट। तो अब हमने इस टर्मिनोलॉजी से इसको पढ़ना है, तो हमने ये देखा कि डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो रहा है, कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होता है। बेसिकली आप अपना रिसीवेबल बैलेंस इससे भी कम कर रहे होते हो, आप ये कह रहे होते हो कि पहले मैंने इसको सेल की, मैंने फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स की 2 लाख की क्रेडिट सेल्स, वो यहाँ आ गई है ना, वो इस साइड पे आ गई, आपने अपनी बुक्स में लिख लिया कि मुझे ये रिसीव करना है मेरे कस्टमर से, राइट, लेकिन फिर बाद में जाके पेमेंट के टाइम पे रिसीट के टाइम पे आप ये कहते हो कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो 10,000 रुपए मुझे मत पे करो, 10,000 रुपए का डिस्काउंट ले लो, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश या बैंक में आपको रिसीव हुआ कितने का, 1,90,000 का, और बाकी जो 10,000 है वो आपने यहाँ लिख लिया। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कैश या बैंक में 1,90,000 आ जाएगा जितना आपको एक्चुअली रिसीव हुआ, और जितना आपने फोरगो कर दिया डिस्काउंट अलाउड उसको भी तो बुक करना जरूरी है, तो आप क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। फिर इसके अलावा और आपके पास क्या चीज आती है, अब हम थोड़ी सी, ये चीजें तो हम पढ़ चुके थे पहले से ही, राइट। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, डेबिट साइड पे मैंने कल आप लोगों को लिखवाया था इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर्स, सॉरी डेटर्स आएगा, डेटर्स इज मोर अप्रोप्रिएट, सूद, राइट। क्या होता है सूद, सूद में आप ये कहते हो ना कि अगर आपको 100 रुपए किसी से रिसीव करने थे ओरिजिनली, आपने अगर किसी को 100 रुपए का लोन दिया हुआ था फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कहोगे कि जब मुझे वो लोन वापस मिलेगा तो मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, 110 रुपए मिलेंगे, राइट। तो पहले आपने अपनी बुक्स में क्या लिखा हुआ था, ओरिजिनली डेबिट किया हुआ था 100 रुपए रिसीवेबल है, और जब 10 रुपए का आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया तो आपने 10 रुपए फर्दर रिसीवेबल में डेबिट करके क्या कहना शुरू कर दिया कि मुझे अब कितना रिसीवेबल है, 110। तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया अपने डेटर्स को, क्यों, डेटर्स ने देखे आपको फौरन से पैसे नहीं दिए, चार्ज टू कस्टमर और फ्रॉम कस्टमर इज द सेम थिंग, कोई फर्क तो नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या सिचुएशन है, डेटर ये रिसीवेबल्स कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने आपको टाइमली बेसिस पे पैसे नहीं दिए, आपने जैसे उनको सेल की उन्होंने आपको कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, राइट, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ अ लोन, कि आपने उनको कहा कोई बात नहीं टाइम ले लो, अब हो सकता है आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करें, और इंटरेस्ट क्यों चार्ज करें, ताकि सामने वाली पार्टी जल्द अज जल्द पे करे, राइट।
वो जितना ज्यादा डिले लगाएगा उतना ज्यादा उसको क्या देना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी। तो इंटरेस्ट और सेल्स इन दोनों की वजह से आपका रिसीवेबल बैलेंस बढ़ता है, राइट। क्लियर है यहाँ तक? और क्यों बढ़ता है वो मैंने आपको बता दिया। आपने 100 रुपए की कोई चीज बेची क्रेडिट पे, वो 100 रुपए आपने यहाँ लिख दिए और फिर आपने कहा कि मैंने इस चीज के अलावा और भी 10 रुपए इससे लेने हैं, और वो किस चीज के होंगे, इंटरेस्ट के होंगे। तो आप फर्दर डेबिट करोगे ना, इंक्रीज करोगे अपना रिसीवेबल, राइट। क्लियर है उस्मान और मोहसिन? चले फिर आपके पास क्या चीज आती है, फिर हम आते हैं यहाँ पे, अभी आप सिर्फ नोट कर लें डिसऑनर्ड चेक्स, ठीक है। डिसऑनर्ड चेक्स पे हम अभी आते हैं। अच्छा, फिर आपके पास क्या था यहाँ पे, रिफंड्स टू कस्टमर्स। ये भी हम शायद कल ही इसको देखें क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। रिफंड टू कस्टमर्स, ये दोनों चीजें मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी। आज हमें और क्या देखना है, कॉन्ट्रा एंट्री, CONTRA एंट्री, ठीक है। ये चीजें भी देखते हैं। और हमें एक और चीज देखनी है, बैड डेट रिटर्न ऑफ। मोहसिन और तो कुछ नहीं रहता था ना कैरेट डाउन के अलावा? फॉर्मेट जरा चेक करें कल वाला। आई डोंट थिंक सो, राइट। कैरेट डाउन के अलावा और कुछ नहीं है ना? नो मैम। दैट्स इट आई थिंक, ठीक है। चले अब आप आते हैं, इन दोनों को मैं बाद में डिस्कस करूंगी क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो इनको अभी आप सिर्फ अपने पास नोट कर लें। डेबिट साइड पे अब आते हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ पे पहले आते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट किसका, बैड डेट का। वैसे तो बैड डेट का आपका एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम उसको फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब बैड डेट से रिलेटेड क्या होता है हम बात कर लेते हैं। बैड डेट, डेट क्या होता है, वो अमाउंट जो कि हमने रिसीव करना हो, ठीक है। डेटर वो बंदा जिसने हमें पैसे देने हो, और जो उसने जो अमाउंट देनी है हमें, उसको क्या कहेंगे कि जी डेट है, ठीक है। हमें रिसीव करना है ये। तो अगर कोई डेटर है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, कोई रिसीवेबल है, कोई ऐसा बंदा है जिससे हमें पैसे रिसीव करने थे और बाद में आके फॉर एग्जाम्पल इसने हमें देने थे 10,000 रुपए, ठीक है। और अगर वो आके हमें कह दे एट सम पॉइंट इन टाइम के आई एम सॉरी, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूं, मैं आपको पैसे ये नहीं दे सकता। हमने क्या लिखा हुआ है, इसका नाम अपनी बुक्स में लिखा हुआ है कि हमें इससे पैसे लेने हैं, राइट। तो अगर वो आके हमें ये बोल देता है कि आई एम सॉरी मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, बिल्कुल भी, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, ये लें जी कोर्ट का ऑर्डर, वो हमें प्रूव भी कर दे कि मैं पैसे वाकई में नहीं दे सकता, तो हम क्या करेंगे, हमें उसका नाम अपनी किताबों में से राइट ऑफ करना पड़ेगा। और राइट ऑफ हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हमने जहां मिस्टर ए का ये नाम लिखा हुआ है, 10,000 रुपए लिखे हुए, जाके हम रबर से मिटा दें या व्हाइटो से मिटा दें, नहीं। इतनी बात आपको अकाउंटिंग में समझ में आ गई होगी कि एक दफा अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है और उसको अगर रिवर्स करना है, उसको अगर राइट ऑफ करना है, तो हम जाके उसको कट ऑफ नहीं करते हैं, जाके हम उसको मिटाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, उसकी ऑपोजिट एंट्री पास कर देते हैं। वेरी गुड, ऑपोजिट एंट्री, या कोई हम एंट्री ऐसी पास करते हैं कि उसका हमारे बुक्स में से नामो निशान कैंसिल आउट हो जाता है, रहता है नाम उसका लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाता है, उसका इफेक्ट टी अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो अब जब ये हमारे पास आ गए मिस्टर ए और इन्होंने कहा कि मैं तो जी आपको पैसे नहीं दे सकता, तो हमने क्या करना है, इनका डेट करना है राइट ऑफ। अब इसकी जरा ओरिजिनल शुरू से हम जरा पूरी ट्रेल देखते हैं ट्रांजैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को मैं आपको ये कह रही हूँ, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर ए फॉर ₹10,000। ये तो मैं अभी देखे इंडिविजुअल कस्टमर वाइज आपको ट्रांजैक्शंस बना के दे रही हूँ, राइट, समझाने के लिए। लेकिन कंट्रोल अकाउंट में हम क्या कर रहे होते हैं, टोटालिटी के बेसिस पे चल रहे होते हैं, ठीक है। टोटल सारे कस्टमर्स कितने सेल की वो रिकॉर्ड कर दी, कितने राइट ऑफ किए, टोटल वो अमाउंट लिख देंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक कस्टमर पे फोकस कर रही हूँ डबल एंट्री बताने के लिए।
तो अगर हम गुड सेल करेंगे मिस्टर ए को ₹4 ऑन क्रेडिट, तो हमने क्या डबल एंट्री पास करनी है? हमने रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट कर देना है, राइट, और सेल्स को हमने क्रेडिट कर देना है, राइट, सेल्स की अमाउंट से। अब क्या होता है, अब हमें उनसे पैसे लेने हैं। होता यह है कि 15 जनवरी को वो आके हमें ये बात बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूं, ठीक है, मैं बैंकरप्ट हो गया हूं। अब सेल्स तो आपकी हो गई, सेल्स क्यों हो गई? क्योंकि गुड्स आपने डिलीवर कर दिए थे, गुड्स आपके पास से चले गए, वो नहीं वापस आने वाले, ठीक है, आप वापस मांग भी नहीं रहे हो, आप कह रहे हो कि बस ठीक है। अब क्या मसला हुआ, जो 10,000 रुपए हमें रिसीव होने थे वो नहीं हुए बस, ठीक है, गुड्स आपके वापस नहीं आएंगे। बैड डेट के केस में हम गुड्स रिटर्न नहीं लेते, ठीक है, हम कहते हैं बस वो दिवालिया निकल गया, अब उसने तो गुड्स को इस्तेमाल कर लिया होगा, अब कहां से वापस करे, ठीक है। तो 15 जनवरी को अब हमने क्या करना है, हमने ये कहना है कि ये जो रिसीवेबल आ रहा है हमारी बुक्स में, डेबिट हुआ है ना, इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अभी रिसीवेबल रहा ही नहीं। रिसीवेबल ऐसा अमाउंट जो कि हमें मिल सकता है बाद में, एबल, राइट, लेकिन दिस इज नॉट एबल एनीमोर, राइट, इसको इसी तरह से समझ लें। तो आपने ये बात तो कर ली। अब इसका क्या मतलब है, जिस डेट पे बैड डेट प्रूव होगा उस डेट पे हमने क्या कर देना है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को तो कर देंगे अब क्रेडिट। तो जो डेबिट इसमें इफेक्ट आ रहा है वो हमारा हो गया खत्म, है ना, हमारी बुक्स में से खत्म हो गया कि हमें 10,000 रुपए रिसीव होने, वेरी गुड। और क्या डेबिट कर देंगे, बैड डेट एक्सपेंस। आपको ये लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो आई होप किसी को ये कंफ्यूजन नहीं है कि हमने सेल्स को क्यों नहीं डेबिट किया। सेल्स को हम कभी डेबिट करते ही नहीं है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने एक्सपेंस एक बुक कर लेना है। सो वेरी गुड। तो क्या हो रहा है, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ करना है उससे हमने कर दिया क्रेडिट। अब बैड डेट से रिलेटेड दो और चीजें हैं वर्थ डिस्कसिंग। अब फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए का डेट हमने कर दिया था राइट ऑफ, है ना, कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। फॉर एग्जाम्पल अब आ जाता है कौन सा महीना, मार्च, अकाउंटिंग आपका पीरियड है, राइट, आपने मार्च की भी इसी तरह से अकाउंटिंग करनी है। अब क्या होता है, मार्च का भी आपका कंट्रोल अकाउंट बन रहा है। वैसे कंट्रोल अकाउंट हमें क्वेश्चन में बोलेगा वो पूरे साल का इकट्ठा बनाने का, मंथली नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मार्च का महीना आ जाता है। मार्च का महीने में मिस्टर ए मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि जी मेरे पास ये 10,000 रुपए किसी ना किसी तरह इकट्ठे हो गए, ये ले लें आप। तो हम क्या कर चुके हैं, हम तो मिस्टर ए का अकाउंट कर चुके हैं राइट ऑफ, हम तो मिस्टर ए का रिसीवेबल करते हैं राइट ऑफ। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं रखे आप, मैंने तो आपका हिसाब खत्म कर दिया था, नहीं ना, हमने पैसे ले लेने, राइट। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेटर आता है जो कि पहले आपने क्या कर दिया हो, राइट ऑफ कर चुके हो आप उस डेटर को, तो क्या होगा, वो कहलाता है बैड डेट रिकवर्ड। तो तीसरी आपके पास ट्रांजैक्शन क्या हो रही है मिस्टर ए से रिलेटेड, मिस्टर ए पेज ₹10,000 प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, ठीक है, प्रीवियसली वो क्या हो गया, राइट ऑफ था। तो हम क्या करेंगे, बैंक या कैश हमने कर दिया डेबिट, हमें पैसे मिल गए हाथ में, उसने लाके पकड़ा दिए, ये तो हो गया डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, हाँ जी, क्रेडिट क्या होगा, डबल एंट्री क्या पास होगी इसमें, बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट, वेरी गुड। हमारी ये अब इनकम बन जाएगी, अनएक्सपेक्टेड था ये, और इसको हम कहते हैं बैड डेट रिकवर्ड। हम बैड डेट रिकवर्ड का एक अकाउंट खोलेंगे, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में अगले टॉपिक में करेंगे। ये क्या है, हमारी इनकम है, राइट, ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी 10,000 की, हमने तो उसको
भूल चुके थे उसको, लेकिन हमें अनएक्सपेक्टेडली मिल गया 10,000 रुपए, तो हम खुश हो जाएंगे, हम इनकम बुक कर लेंगे। तो आप ये देख रहे हैं डबल एंट्री में कहीं पे भी रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आपने बैड डेट रिकवर्ड को रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में नहीं लिखना, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड को रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में कहीं भी नहीं लिखेंगे। इतना क्लियर है? इज दैट क्लियर? अब आप आते हैं एक और पॉइंट पे। अब बैड डेट्स के अंदर आपको कहीं पे ये बात हम डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पे? बैड डेट के अकाउंट में, अगले चैप्टर में। अगर कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाए ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या इंक्रीज इन प्रोविजन, या डिक्रीज इन प्रोविजन, या प्रोविजन या अलाउंस, आपने बस इसको फॉर द टाइम बिंग क्या करना है, आपने इसको भी इग्नोर कर देना है। आपने कहना है कि कंट्रोल अकाउंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। कहीं भी आपको ऐसी ट्रांजैक्शन नजर आए, ठीक है, प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड डेथ, डाउटफुल डेथ, इसके नाम से प्रोविजन या अलाउंस का टर्म इस्तेमाल हुआ और बैड डेट रिकवर्ड लिखा हुआ, तो आपने कहना है कि कंट्रोल अकाउंट में इन दोनों का इफेक्ट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये सिर्फ अपने पास नोट कर ले, ये होता क्या है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। चले अब बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। अब कॉन्ट्रा एंट्री हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है इस तरह से करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक फ्रेंड थे मिस्टर सी, ठीक है। मिस्टर सी से आपको पैसे लेने भी थे और आपने उनको देने भी थे, ठीक है। मिस्टर सी से हमें रिसीवेबल था फॉर एग्जांपल 1,000 रुपए। मिस्टर सी ने हमारे से कभी उधार लिए थे 1,000 रुपए के, ठीक है, और वो उन्होंने हमें अभी पे करना था। इसी तरह मिस्टर सी से सम अदर पॉइंट इन टाइम हमने कोई पैसे लिए थे, हमने कोई चीज फॉर एग्जाम्पल उनसे खरीदी या व्हाटसोएवर, यानी कि वो पेबल सिचुएशन हुई। मिस्टर सी को अब हमें पे करना था फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए। होता है ना इस तरह की सिचुएशन, लेना भी होता है देना भी होता है, राइट। अब वो पार्टी कौन सी है सामने? एक ही पार्टी है। अब आप क्या कर रहे हो? आप अकाउंटिंग कर रहे हो अपनी, ठीक है। आप अपना पर्सनल आपने अकाउंटिंग भी करनी है, तो आप अपनी पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हो। अब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि मैं अब मिस्टर सी से एग्जैक्टली वो पेएबल भी है और रिसीवेबल भी है, ठीक है, वो कस्टमर भी है, वो आपका सप्लायर भी है। तो अगर आप इस तरह से सोचो कि मैं 1,000 से मिस्टर सी से पैसे लूं, दूसरे हाथ से 250 रुपए दूं, तो कितना बचकाना लग रहा है ना। एक ही पार्टी है, तो हम क्या कर देंगे, हम ये देखेंगे कि नेट बेसिस पे हमें क्या करना है। अगर आप देखो 1,000 रुपए उससे ज्यादा रिसीव करने हैं, 250 रुपए उसको पे करने हैं, तो आप कहते हो ना नेट ऑफ करके 750 रुपए दे देते हैं, ले लेते हैं, ठीक है, लेने वाली सिचुएशन ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, अपने पेबल को आप कहते हो मैंने भी तुम्हें 250 रुपए देने हैं ना, तुमने मुझे 1,000 रुपए देने हैं, मैंने तुम्हें 250 रुपए देने हैं, तो एक काम करते हैं तुम अपने 250 रुपए काट के मुझे पेमेंट कर दो। ये हम मिस्टर सी को कह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली 1,000 रुपए था आपका रिसीवेबल, 250 रुपए क्या था, पेबल था। तो आपने क्या कर दिया, नेट कर दिया उसको 750 रुपीज का, ज्यादा क्या था, रिसीवेबल था। आपने मिस्टर सी को कहा कि तुम मुझे 250 रुपए दे दोगे, तो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस भी और पेबल का बैलेंस भी मेरे सारे क्या हो जाएंगे, मतलब हिसाब किताब मेरा दोनों जगह पे बराबर हो जाएगा, मतलब मेरा हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, राइट। बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं सेट ऑफ करना, सेटिंग ऑफ, नेटिंग ऑफ, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेटलमेंट अकाउंटिंग की टर्म में, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। अब ये तो हमने वर्किंग कर ली, ये तो हमने ऐसी अपनी पर्सनल अगर हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, अब हम देखते हैं कि बिजनेस की अकाउंटिंग में इसको प्रेजेंट किस तरह किया जाएगा। बिल्कुल ट्रांसफर कहा जाता है इसको। अब जरा इधर आ जाए, मिस्टर सी के नाम का अकाउंट जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, सब्सिडरी लेजर में, है ना।
मिस्टर सी के नाम का अकाउंट। तो जब हम सब्सिडरी लेजर वाली अपनी बुक खोलेंगे, अब मिस्टर सी कौन है? मिस्टर सी से हमें पैसे लेने भी हैं और उसको देने भी हैं, यानी कि वो हमारा क्रेडिट कस्टमर भी है और क्रेडिट सप्लायर भी है। तो सब्सिडरी लेजर के दोनों पार्ट्स में हमें मिस्टर सी के नाम का टी अकाउंट नजर आएगा, परचेज लेजर में भी नजर आएगा क्योंकि वो हमारा क्रेडिट सप्लायर है, और किधर नजर आएगा? सेल्स लेजर में भी नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्रेडिट कस्टमर भी है। ठीक है, तो जब हमने ये देखा तो हमारे पास सिचुएशन कुछ यूं बन रही है कि मिस्टर सी का परचेज लेजर में हमें पेबल एक नजर आ रहा है, कितने का? 250 रुपीज क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे ना होगी डबल एंट्री, अभी बता रही हूं ना। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमने इसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है परचेज, कि हमने 250 रुपए की इससे परचेज की क्रेडिट पे। लाइकवाइज मिस्टर सी का अकाउंट हमें सेल्स लेजर में भी नजर आ रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि हमने मिस्टर सी को सेल्स की थी 1000 रुपए की क्रेडिट पे। तो पेएबल नजर आएगा क्रेडिट साइड पे, रिसीवेबल नजर आ रहा है आपको 1000 रुपए डेबिट साइड पे। अब ये दोनों अलग अलग टी अकाउंट्स हैं। अब क्योंकि पार्टी सेम है, तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए पहले क्या करोगे? अभी पेमेंट नहीं हुई, अभी पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं हुआ, पैसे हमें मिले या हमने पे नहीं किया अभी तक, हम पहले क्या करेंगे? हम पहले ये तो कैलकुलेट कर ले कि भाई नेट बेसिस पे अमाउंट बनती कितनी है। ठीक है, अब आपने देखें क्या करना है, दो फिगर्स है आपके पास, एक 1000 रुपए और एक 250 रुपए। आपने पिक करना है इसमें से लोअर। ठीक है, अभी 1000 रुपए ज्यादा परचेज लेजर में भी आ सकता था। अब मैं इत्तेफाक से एग्जांपल ऐसी है कि परचेज लेजर में कम है, सेल्स लेजर में ज्यादा है, ऑपोजिट भी हो सकता है। परचेज लेजर में हो सकता है ज्यादा अमाउंट हो, सेल्स लेजर में कम अमाउंट हो। राइट, आपने जो भी सिनेरियो हो, आपने कौन सी फिगर को पिक करना है? लोअर ऑफ द टू। और ये वाली डबल एंट्री स्टैंडर्ड डबल एंट्री है कॉन्ट्रा की, ये आपने पास करनी है जनरल लेजर में। अभी हम सब्सिडरी लेजर को देख लेते हैं। ठीक है, सब्सिडरी लेजर में भी ये काम होगा ट्रांसफर का, और वही काम जनरल लेजर में भी होगा टोटालिटी के बेसिस पे। एग्जैक्टली वही काम जीएल में भी होता है। तो हम पहले जीएल की जरा देख लेते हैं कि जनरल लेजर में, या पहले सब्सिडरी लेजर में मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। तो सब्सिडरी लेजर में क्या होगा, आपने करना क्या है? आपने बेसिकली करना है इन दोनों टी अकाउंट के किस्म का मर्ज कर देना है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि एक टी अकाउंट बना दे, नहीं, फिगर्स के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। लोअर ऑफ द टू अमाउंट से ऐसा काम करना है कि सारी फिगर्स एक ही टी अकाउंट में आ जाएं। आप क्या करना है, लोअर ऑफ द टू में परचेज लेजर को कर देंगे डेबिट। अब मैं ये नहीं देख रही कि ज्यादा अमाउंट कहाँ है और कम अमाउंट कहाँ है, ये भी स्टैंडर्ड है, ये बात स्टैंडर्ड है। परचेज लेजर हमेशा होगा डेबिट लोअर ऑफ द टू अमाउंट से, और सेल्स लेजर क्या होगा? लोअर ऑफ द टू अमाउंट से हो जाएगा क्रेडिट 250। मैंने ये नहीं देखा कि लोअर था परचेज लेजर में इसलिए परचेज लेजर को डेबिट कर दो, नहीं, स्टैंडर्ड आपने क्या रखना है? लोअर अमाउंट को पिक किया, परचेज लेजर को करना है डेबिट हमेशा, सेल्स लेजर को हमेशा क्या करना है? क्रेडिट। किससे? कॉन्ट्रा से। जब आपने ये एंट्री पास की तो सब्सिडरी लेजर में क्या हो गया? मिस्टर सी का अकाउंट परचेज लेजर में हो गया क्लोज, बैलेंस कैरिड डाउन 0। ऑन दी अदर हैंड सेल्स लेजर में आप जरा मुझे बताएं बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है? 750। तो हम फिर क्या कहेंगे? अभी तक हमने पैसे दिए नहीं या हमने पैसे लिए नहीं, लेकिन हम इस पोजीशन पे आ गए, हम ये कह रहे हैं कि अपने काम को आसान बनाने के लिए बस अब अगर हम मिस्टर सी से 750 रिसीव करेंगे, ये कहां पे आ रहा है? सेल्स लेजर में, यानी कि डेबिट बैलेंस है, रिसीवेबल है। तो 750 अगर हम रिसीव करते हैं तो मामला हमारा ठीक हो जाएगा। ये काम हमने कहाँ किया है? सब्सिडरी लेजर में। क्या कर दिया? मिस्टर सी का अकाउंट डेबिट किया परचेज लेजर में, और मिस्टर सी का अकाउंट क्रेडिट किया सेल्स लेजर में। अब देखते हैं कि जनरल लेजर में क्या इसकी डबल एंट्री पास होगी। ये बात याद रखें
सब्सिडरी लेजर में जो काम होता है वही काम जनरल लेजर में भी होता है। डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ सब्सिडरी लेजर में वो इंडिविजुअल टी अकाउंट्स में हो रहा होता है अलग अलग, और जनरल लेजर में वो इकट्ठा होके कंट्रोल अकाउंट में टोटल हो जाता है। मिस्टर ए बी सी की अलग अलग सेल्स डेबिट हो रही होंगी सब्सिडरी लेजर में, लेकिन मिस्टर ए बी सी की टोटल सेल्स डेबिट हो रही होंगी कहाँ पे, कंट्रोल अकाउंट में, जनरल लेजर में। ये बात फॉलो कर रहे हैं सब मेरी? तो अब आपने क्या काम किया, आपने परचेज लेजर को डेबिट करके सेल्स लेजर को क्रेडिट तो कर दिया मिस्टर सी के अकाउंट में सब्सिडरी लेजर में। अब वही काम आपको जनरल लेजर में भी करना है। कैसे करेंगे उसको? परचेज लेजर किससे रिप्रेजेंट होगा ये हम पढ़ेंगे। वो रिप्रेजेंट होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट से। तो आपने सब्सिडरी लेजर में परचेज लेजर को डेबिट किया था, यहां पे आपने परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देना है। और क्या क्रेडिट हुआ था, सेल्स लेजर में अकाउंट मिस्टर सी का क्रेडिट हुआ था, तो क्या क्रेडिट हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड एंट्रीज है कॉन्ट्रा की, ये आपने याद कर लेनी है। हर सिनेरियो में यही काम होगा, सिर्फ फिगर चेंज होती रहेगी। और अगर आपके पास दो चीजें गिवन है, आपको परचेज लेजर का बैलेंस भी गिवन है और सेल्स लेजर का बैलेंस भी गिवन है, तो आपने दोनों में से कौन सी फिगर को पिक करके डबल एंट्री पास करनी है, लोअर ऑफ द टू। और अगर आपको सिंपली ये बता दिया गया है कि कॉन्ट्रा एंट्रीज टू बी पास बाय 250, तो वो तो आपको पता है वो 250 से ही करना है। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, अगर तो आपको कॉन्ट्रा से रिलेटेड दो फिगर्स दे दी गई, आपको ये बता दिया गया कि परचेज लेजर में बैलेंस कितना था, इतना था, सेल्स लेजर में बैलेंस कितना था, इतना था, और अब आपको कहा जाए कि कॉन्ट्रा एंट्री पास करें, दो फिगर्स है, किससे डबल एंट्री पास करनी है, लोअर ऑफ द टू फिगर्स से। और अगर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में सिर्फ ये बता दिया गया है कि कॉन्ट्रा सेटलमेंट इतने की करनी है, तो वो तो इसका मतलब है उन्होंने खुद ही आपको लोअर ऑफ द टू फिगर्स बता दी गई है। ठीक है, क्लियर है बात मोहसिन और उस्मान? तो कॉन्ट्रा बेसिकली हम करते क्यों है, कॉन्ट्रा इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो जाए, नेट हो जाए, हम नेटिंग ऑफ कर लें। अगर वही वाली पार्टी हमारी सप्लायर भी है, वही वाली पार्टी हमारी क्रेडिटर कस्टमर भी है, तो हम क्यों ना नेट बेसिस पे उससे पैसे लेने या देने की बात कर लें। परचेज या सेल आपने नेट नहीं करनी, आपने क्या नेट करना है, पैसे की बात आपने नेट करना है, पेएबल या रिसीवेबल को आपने नेट करना है। ठीक है, सेल या परचेज या रिटर्न्स को तो आप नेट नहीं कर सकते ना नेट बेसिस पे, क्योंकि वो आइटम्स भी डिफरेंट होंगे, वो ट्रांजैक्शन भी कोई अलग ही चीज है। जहां पे पैसे की बात आए वहां पे आप नेटिंग ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फिर यहाँ पे कॉन्ट्रा भी देख लिया, बैड डेट रिटर्न ऑफ भी देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, कैरेट डाउन। ठीक है, अब कैरेट डाउन की बात करते हैं तो नॉर्मली रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसका नॉर्मल कैरेट डाउन कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह ब्रॉड डाउन भी आपके पास अब नॉर्मल आ सकता था क्रेडिट साइड पे, उसी तरह कैरेट डाउन में भी आपका क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। कैरेट डाउन में ऑपोजिट हो जाता है ना, क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। तो अगर साल के आखिर में आपको कोई बताया गया बात कि कोई एडवांस अभी भी कस्टमर का आउटस्टैंडिंग है, अभी भी हमने उसको गुड्स सप्लाई नहीं किए, तो हम उसकी फिगर को कहां लिख देंगे, एज अ लायबिलिटी शो कर देंगे। ठीक है, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, ये रहा, और इसका कैरेट डाउन आएगा डेबिट साइड पे, और नॉर्मल डेबिट बैलेंस का ब्रॉड डाउन आएगा डेबिट साइड पे, और डेबिट बैलेंस का कैरेट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे। क्लियर है यहां तक? तो ये हमारा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की बेसिक जो फॉर्मेट की डिस्कशन है वो यहाँ पे होती है कंप्लीट। अब मैं जल्दी से परचेज लेजर पर आती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे इंशाल्लाह। 10:37 हो गया, लेकिन परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डिस्कस करने में वो खुद इतना टाइम अब हमें नहीं लगेगा। ठीक है, हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में एक और चीज भी पढ़ी थी,
टोटल पेएबल अकाउंट, ठीक है। और अब हम इसका दूसरा नाम पढ़ेंगे क्या, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट या पेएबल कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। तो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जब बनाते हैं, अब आप जरा मुझे सोच के बताएं नॉर्मल ब्रॉड डाउन कहाँ होगा इसका। ये क्या है, पेएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे, वेरी गुड। तो आपने क्या करना है, साल के शुरू में क्या होता है, पेएबल क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन आपके पास आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और ये होता है नॉर्मल, ठीक है। पेएबल में नॉर्मल सिनेरियो है, लेकिन एबनॉर्मल सिनेरियो यहां भी मौजूद हो सकता है। अब ये क्या होगा, जरा सोच के बताएं उस्मान, क्या होगा ये, अगर बैलेंस ब्रॉड डाउन पेएबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा हो, क्या मतलब है इसका। जी उस्मान, सप्लायर है, सप्लायर्स का अकाउंट है ये, मोहसिन आपने नहीं बताना। उस्मान नहीं आ रहा तो बता दे। डेबिट साइड पे आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ ये क्या नेचर क्या होगी इसकी, क्या होगा ये। क्वेश्चन बता दूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको साल के शुरू में ये बता रही हूँ कि टोटल पेएबल अकाउंट में मेरे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है 10,000 रुपए का, तो पेएबल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आता है नॉर्मली, है ना, वो भी आ रहा है। और अगर कोई डेबिट बैलेंस भी आ रहा है 10,000 रुपए का, तो वो डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए का पेएबल अकाउंट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उर्दू या इंग्लिश में बताएं क्या है वो, नेचर क्या है, क्या मतलब है उसका, वो 10,000 रुपए की क्या चीज है। पेएबल से तो नॉर्मली आपका क्रेडिट बैलेंस होता है ना, पेएबल आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो पेएबल डेबिट बैलेंस कैसे हो गया। चले मैं बता देती हूँ, ये भी क्या है, एडवांसेस या रिफंड्स को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब आप खुद मुझे एक बात बताएं, अगर आपने किसी कस्टमर को एग्जैक्टली हमें अभी गुड्स नहीं मिले और हमने उसके अगेंस्ट पेमेंट कर दी थी, पेमेंट हम कर चुके, हम एडवांस पे कर चुके, वेरी गुड उस्मान, मोहसिन आपका भी ये जवाब था। तो अगर आपने एडवांस दे दिया हुआ है अपने सप्लायर को और आपको अभी तक गुड्स नहीं मिले, तो वो रिसीवेबल सिचुएशन हो जाएगी, है ना, वो रिसीवेबल होगा फ्रॉम होम, फ्रॉम योर सप्लायर। तो आपने सप्लायर से रिसीवेबल जो है उसको आपने सप्लायर के ही अकाउंट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपने अभी टी अकाउंट मुख्तस कर दिया अपने क्रेडिट सप्लायर्स के लिए, अपने सप्लायर्स के लिए, राइट। तो आपने क्या कहा कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आपको अभी रिसीव करना है कुछ अपने सप्लायर से, क्या रिसीव करना है, गुड्स अभी तक नहीं मिले, गुड्स अभी मिलने हैं, ये रिसीवेबल सिचुएशन है, ठीक है। या हो सकता है पिछले साल आपने अपने सप्लायर को ज्यादा पेमेंट कर दी थी गलती से, और अभी 10,000 रुपए आपको क्या मिलने, रिफंड मिलना है सप्लायर से, तो क्या हो जाएगा, ये भी रिसीवेबल हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है। तो साल के शुरू में पहली तारीख को अगर आपको ऐसे कोई बैलेंसेस दिए गए हैं, तो डेबिट बैलेंस आपने लिखना है डेबिट साइड पे, वो वाला कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे सेम है, और क्रेडिट बैलेंस लिखना है क्रेडिट साइड पे। लेकिन उसकी नेचर भी अब हमने देख ली, दिस इज तो नॉर्मल है, और ये अब नॉर्मल है कि अगर आपने किसी एक सप्लायर को एडवांस किया, ठीक है। फिर आपके पास क्या आता है, अगर आपने उधार पे कोई चीज खरीदी है, अब इसमें भी वो डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये उधार वाला क्रेडिट है, ठीक है। तो क्रेडिट परचेजेस से क्या होता है, आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आप कोई चीज उधार पे कोई खरीदते हो तो आपका लायबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, पेबल आपका इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह
जिस तरह आपने अपने डेटर से इंटरेस्ट चार्ज किया था, उसी तरह आपका क्रेडिटर आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब पेमेंट में डिले कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, है ना। अब हमारे से सूद लिया जा सकता है। और जब हमें नॉर्मल, अगर हम फॉरेन से पेमेंट कर देते हैं तो हमें नॉर्मल गुड्स के लिए कितनी पेमेंट करनी थी? 100 रुपए। लेकिन अब मेरा क्रेडिटर क्या कह रहा है? आपने 10 रुपए का इंटरेस्ट भी पे करना है, तो मेरी लायबिलिटी अब इंक्रीज हो जाएगी ना, 100 से 110 हो जाएगी। तो मेरा इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम चार्ज बाय, सॉरी, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्रेडिट साइड पे फॉर द टाइम बीइंग लिख दें डिसऑनर्ड चेक, रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स। अब आ जाए डेबिट साइड पे। आपने कोई चीज क्रेडिट पे खरीदी, जब आप उसको रिटर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने अब वो गुड्स वापस कर दिए, तो अब आपने उसकी पेमेंट नहीं करनी, लायबिलिटी कम हो गई, डेबिट हो गई। लाइकवाइज अगर आपको आपका कोई क्रेडिटर जो है वो डिस्काउंट दे देता है, कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड क्या थे? कैश डिस्काउंट थे, याद है ना। ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो पेमेंट के टाइम पे, सेटलमेंट के टाइम पे अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, उससे भी हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। जब आप अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को, सॉरी, जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई बैड डेट रिटर्न ऑफ नहीं होता, ठीक है। बैड डेट रिटर्न ऑफ आपका सिर्फ डेटर्स के केस में आता है, राइट। तो आगे फिर क्या है इसमें? यहाँ पे अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? कंट्रोल अकाउंट परचेज लेजर के, सॉरी कंट्रोल लिख दिया मैंने यहाँ पे। हमने क्या डबल एंट्री पास देखी? कॉन्ट्रा की परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब आगे बात आपकी कैरेट डाउन की। जब हम कैरेट डाउन का जिक्र करेंगे तो नॉर्मली आपका साल के आखिर में क्या होगा? लायबिलिटी सिचुएशन होगी, क्रेडिट सिचुएशन होगी। नॉर्मल आपका बैलेंस कैरेट डाउन आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है, क्योंकि एक क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन जिस तरह साल के शुरू में कोई आपने एडवांस दिया हुआ था, इसी तरह साल के आखिर में भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो कि आपने कोई एडवांस दिया हुआ हो जिसके अगेंस्ट अभी तक आपको कोई गुड ना रिसीव हो, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये अब नॉर्मल है, ये आपका डेबिट बैलेंस है जो कि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस है जो कि डेबिट साइड पे आ रहा है। क्लियर होगी बात यहाँ तक मोहसिन? जी क्लियर है। चले अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके अपलोड कर दिए थे एलएमएस वाली लिंक पे, ठीक है। इसमें आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर I-18 पे। जी उस्मान, कोई क्वेश्चन है आपका या बता रहे थे आप? वैसे मैं कोशिश तो ये करती हूँ, मैंने सर जाहिद को बोला हुआ तो है कि वो जल्द से जल्द कर लें, वो कन्वर्ट करनी होती है, कभी कभी बिजी होते हैं ना, तो इस वजह से कर नहीं पाते। तो ही ट्राइज के एज सुन एज पॉसिबल हो जाए, लेकिन अगर एक दिन का डिले आ जाए करे ना तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको मैनेज, ठीक है। वो बेचारे, उनके पास भी काफी काम होता है, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके पास और भी क्लासेस होती हैं, उनको और भी मैनेज करना होता है, चीजें देखनी होती है, ठीक है।
मैं उनको बोलती रहती हूँ कि वो जल्द से जल्द कर दिया करें। चलें जी, आगे आते हैं। I-18 I-18 क्या कह रहा है? आपका I-18 कह रहा है, ऑन एग्जामिनिंग द बुक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स लिमिटेड you ascertain that on October 1, 2013 the payable control account balances were 6235 credit and rupees 105 debit। तो अगर आप नोट करो, पेबल है ना, पेबल कंट्रोल अकाउंट है। नॉर्मल बैलेंस उसका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमेशा इस तरह का जो सिचुएशन होता है ना, उसमें एबनॉर्मल जो बैलेंस होता है वो ज्यादातर कम फिगर होती है। जैसे यहाँ पे देखें, ज्यादा अमाउंट किसकी है? क्रेडिट की है, और कम अमाउंट किसकी है? 105 रुपए का डेबिट है। तो नॉर्मली नॉर्मल बैलेंस आपका ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जो नॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते हैं, एडवांसेस आप हर सप्लायर को नहीं देते हो, है ना, रिफंड्स आपके हर सप्लायर से नहीं होते। तो हर सप्लायर, हर क्रेडिट सप्लायर से मतलब हर क्रेडिट सप्लायर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पेबल होगा। वन ऑफ सिचुएशन होती है जिसमें आपका एडवांस या रिफंड वाला सिचुएशन हो, ठीक है। तो हमें इसने कौन सी डेट के बैलेंसेस बता दिए। यहाँ पे इसने बैलेंसेस का टर्म इस्तेमाल किया और अक्टूबर 1 का टर्म इस्तेमाल किया, और हमने बात करनी है किसकी? ईयर एंडेड सितंबर 30, 2014, यानी कि अक्टूबर 1 क्या हो गया? इस साल का शुरू हो गया, इस साल का पहला दिन। ईयर एंडेड सितंबर 30, 2014 से मुराद क्या है? ऐसा अकाउंटिंग ईयर जिसका एंड डेट क्या है? सितंबर 30, 2014। तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 12 महीने पहले। और 12 महीने पहले कौन सी डेट आती है? अक्टूबर 1, 2013। तो आपको इन्होंने अक्टूबर 1, 2013 के बैलेंसेस बता दिए, यानी कि क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, साल के पहले दिन के बैलेंसेस, ठीक है। फिर उसने ये बताया, फॉर द ईयर एंडेड सितंबर 30, 2014 फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। आगे देखते हैं क्या है। परचेजेस कितनी है? 39,974। कैश पे टू पेबल्स 37,307। डिस्काउंट रिसीव्ड 1475। रिटर्न आउटवर्ड, ये क्या है? परचेज रिटर्न, राइट, ऑल्टरनेटिव नेम फॉर परचेज रिटर्न 535। फिर वो कह रहा है, कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस इन द पेबल लेजर। क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो 105 रुपीज थे, ये क्या थे? ये एडवांस नहीं था, ये रिफंड वाली सिचुएशन थी, ये डेबिट ही। मैंने आपको ये कहा कि नॉर्मली क्या होता है? एडवांस होता है, लिखवाया मैंने एडवांस है, लेकिन मैं एक और बात भी कह रही हूँ, रिफंड वाली सिचुएशन, राइट। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में भी, कि अगर आपको सप्लायर ने कोई पैसे देने थे, रिफंड करने थे, तो वो 105 रुपीज आपने डेबिट लिख दिए, और अब ये क्या हो रहा है? वो 105 रुपीज हमें इस करंट ईयर में रिसीव हो गए। कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस इन द पेएबल लेजर। बात समझ आ रही है मोहसिन और उस्मान? तो ये रिफंड हो गया। ये जो मैंने आपको कहा था ना फॉर्मेट में, इंशाल्लाह एक बात क्लियर हो जाएगी। तो ये पेएबल कंट्रोल अकाउंट में हमने क्या लिखा था? कहाँ लिखा था? ये रहा, रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स। डबल एंट्री क्या बनेगी? देखें, कोई चीज समझ में ना आए ना, डबल एंट्री सोचे। मैंने आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग कराते हुए भी ये कहा था कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको दोनों ही का ना पता हो कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। आपको एटलीस्ट एक का तो पता होगा कि फलानी चीज क्रेडिट होनी है, राइट। तो फिर डेबिट क्या होनी है वो फिर आप तुक्के से कर सकते हैं ना, तुक्का नहीं, लेकिन आपका एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगी कि अच्छा जो दूसरा आइटम है वो फिर डेबिट ही होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ऑलरेडी कोई चीज हो चुकी है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, राइट। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। कैश रिसीव्ड है, यानी कि कैश में क्या होना है? डेबिट होना है, राइट। कैश में डेबिट होना है 105 से। तो फिर क्रेडिट क्या होगा? आपको मैंने बात सिखा देनी है, ये बात आपने बात रट लेनी है कि पेबल से अभी कोई भी काम होगा वो आपने किसके थ्रू करना है? पेबल कंट्रोल अकाउंट के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है? पेबल से हमें कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट होगा, तो बच क्या गया? पेबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। और ये मैं फॉर्मेट में आपको लिखवा भी चुकी हूँ, ये रहा। रिफंड फ्रॉम सप्लायर्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है पेबल कंट्रोल अकाउंट में। क्लियर है?
आगे चलते हैं, सेटलमेंट्स बाय कॉन्ट्रा बैलेंसेस, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ऑन सितंबर 30 2014, यानी कि साल के आखिर की अब ये बात कर रहा है, देर आर नो डेबिट बैलेंसेस इन द पेएबल लेजर, यानी कि बैलेंस कैरेड डाउन डेबिट वाला जीरो है। तो बैलेंसिंग फिगर पे क्या निकलेगी, नॉर्मल वाला क्रेडिट बैलेंस कैरेड डाउन। बना सकते हैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट? मोहसिन और उस्मान, हमारे पास 10 मिनट हैं, जल्दी से बनाएं, फिर एक और पेएबल कंट्रोल अकाउंट का सवाल करेंगे, या फिर हम रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का एक देख लेंगे। चलें जल्दी से इसको बनाएं। फॉर्मेट कॉपी कर लिया आप लोगों ने? मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दो। फॉर्मेट कॉपी कर लिया हुआ है ना? क्वेश्चन ही आपके सामने I18। हो गया मैम। चलें उस्मान, आपका भी हो गया? जी उस्मान, आपका हो गया? $81072 डेबिट, आपका क्या आ रहा है मोहसिन? यही आ रहा है आंसर? डेबिट डेबिट में, डेबिट साइड पे आप कह रहे हो मतलब ना? डेबिट साइड पे आए? कैरी डाउन मैम। हाँ, कैरेट डाउन कितना आ रहा है आपका? मैम कैरी डाउन डेबिट बैलेंस है 6563। जी नहीं, डेबिट बैलेंस नहीं है, और डेबिट साइड पे आ रहा होगा, बट दैट वुड बी कॉल्ड व्हाट? क्रेडिट बैलेंस। ये गलती मत करें।
आप पेएबल की बात कर रहे हैं, डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। हाँ वो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है। कितनी फिगर है? मेरे ख्याल से गलत है। 6563 6458 मेरे पास पीछे आ रहा है। चले देखते हैं इसको। हाँ देख ले मैम। पेएबल कंट्रोल अकाउंट आपके पास दोनों ब्रॉड डाउन है, 105 है डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे आपके पास क्या है? क्रेडिट साइड पे है आपके पास 6235। ठीक है, फिर आपके पास अगली चीज क्या आती है? परचेजेस हैं 39,974, और इसको हम अज्यूम करेंगे, इन्होंने कैश परचेजेस के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ, तो ये सारी की सारी क्या है? क्रेडिट परचेजेस है। तो हम इनको लिख देंगे 39,974। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आपके पास आता है कैश पे टू पेबल्स 37,307। तो डबल एंट्री क्या बनेगी? बैंक या कैश क्रेडिट हो गया, पे किया आपने, और डेबिट क्या हो गया? 37,307 से पेबल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, राइट। फिर आपके पास अगला है डिस्काउंट रिसीव्ड 1475। 1475 से भी आपका डेबिट होगा, लायबिलिटी आपकी कम होगी। क्यों? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। फिर आपके पास अगला है रिटर्न आउटवर्ड 535। रिटर्न आउटवर्ड, इससे भी आपकी लायबिलिटी कम होगी। 535 आपने डेबिट साइड पे लिख देना है। ठीक है जी। फिर आपके पास आता है आगे, अगला आइटम है आपका कैश रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट बैलेंसेस इन द पेएबल लेजर। तो आपने अपने पास ये 105 रुपए का जो रिसीवेबल बुक किया था, उसके अगेंस्ट जब आपको पैसे मिल जाएंगे तो आपने इस रिसीवेबल को खत्म करना है ना, बेसिकली। कैश डेबिट और पेएबल क्रेडिट, चाहे तो डबल एंट्री से याद रखें, चाहे तो लॉजिक से याद रखें। ठीक है, लॉजिक भी बन रही है और डबल एंट्री भी फिट हो रही है, राइट। तो आपको कैश रिसीव हुआ, कैश डेबिट और पेएबल क्रेडिट, पेएबल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट, और वो बात समझ में भी आ रही है क्योंकि वो डेबिट साइड पे मौजूद है और अब ये रिसीवेबल आपने खत्म करना है तो आपने इसको क्रेडिट भी कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे फिर आपके पास आता है सेटलमेंट बाय कॉन्ट्रा बैलेंसेस 434। ये आपका आएगा डेबिट साइड पे कॉन्ट्रा। तो इस हिसाब से, और बैलेंस कैरी डाउन कह रहा है कि डेबिट बैलेंस कोई भी नहीं था साल के आखिर में, देयर आर नो डेबिट बैलेंसेस। तो डेबिट बैलेंसेस से क्या मुराद है कि बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे जो आना है वो आना है 0, राइट। तो नॉर्मल जो आपका बैलेंस कैरी डाउन है, अच्छा जो पीछे मेरे पास सोल्यूशन है उसमें तो 6458 लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मसला है, चेक कर लेंगे। सही है मैम, सही है। यही आया है, चलो ठीक है। 6458, 6458, वेरी गुड। So you've got the hang of it, अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो इस तरह से आपको मैम ये क्वेश्चन में कैरी डाउन बैलेंस क्यों देता है? वो तो हमने निकालना होता है। जरूरी नहीं है ना। ये देखो, जो एबनॉर्मल सिचुएशन है, डेबिट बैलेंस क्या है? एबनॉर्मल सिचुएशन है, वो तो आपको बताएगा ना कि भाई ये हुआ। वो खास तौर पे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो रही है तो हमें इल्हाम तो नहीं होना ना कि भाई हमने कोई एडवांस या रिफंड दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, वो तो हमें तो खास बताएगा। हाँ, जो नॉर्मल कैरेट डाउन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। बात समझ आई आपको? आप एक क्वेश्चन में दो मिसिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, कि आपको अगर मैं बोलूंगी बैलेंस कैरेट डाउन है, आपने बैलेंस कैरेट डाउन निकालने, आपको पता है कंट्रोल अकाउंट में मैक्सिमम 2 कैरेट डाउन आ सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि इस कैरेट डाउन की क्या फिगर है तो ही जाके आप ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या तो वो 0 होगी या वो कोई अमाउंट दी हुई होगी उसने खास। तो यहाँ पे क्या है? 0। ठीक है, तो एक सवाल में तो आप एक ही मिसिंग इंफॉर्मेशन यानी वो एक साइड का कैरी डाउन देगा। दे भी, हाँ दे सकता है ना, वो एक साइड का कैरेट डाउन देगा तो आपने दूसरे साइड का कैरेट डाउन पे खुद निकालना होगा।
सवाल में सिर्फ स्ट्रक्चर थोड़ी फिल करना है, फिगर्स भी, मिसिंग फिगर भी तो निकालनी है ना। बैलेंस कैरेट डाउन आपसे मांगता है। ठीक है, आगे आ जाए। अभी आपके पास क्या है, I-21। चले, इसमें क्या बनाना है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर 2014। ठीक है, और अब वो आपको उसने रिसीवेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। रिसीवेबल्स ऑन January 1, 2014, डेबिट इतना, क्रेडिट इतना, सेल्स इतनी हुई, सेल्स रिटर्न इतनी हुई, डिस्काउंट अलाउड इतनी हुई, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इतना, कैश पेड टू कस्टमर्स अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंसेस। क्या मतलब हुआ, कैश पेड टू कस्टमर्स अगेंस्ट ओपनिंग बैलेंसेस। क्या, ओपनिंग पेबल। ओपनिंग पेबल से मुराद क्या है, ये वाला 3200। बात समझ आ रही है। पेबल से मुराद वो वाला पेबल नहीं है, सप्लाई वाला पेबल नहीं है। किसको आपने पे किया, कस्टमर्स को पे किया अगेंस्ट एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम। एडवांस नहीं था, ये भी रिफंड वाली सिचुएशन है। आप कैश पे कर रहे हो, अगर होता ना कि गुड सप्लाई किए तो फिर वो एडवांस वाली सिचुएशन होती। इन एनी केस एडवांस और रिफंड दोनों के केस में क्या होगा, कैरेट ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पे, और जो भी उसकी ट्रीटमेंट होगी। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इसका क्या मतलब हुआ, 3200 क्या था, रिफंड करना था आपको। कस्टमर ने आपको पहले पैसे ज्यादा दे दिए थे, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको पैसे देने थे 3200 के कस्टमर्स को, और उसके अगेंस्ट इस साल में आपने 250 रुपीज पे कर दिए। डबल एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। डबल एंट्री से करने ज्यादा आसान है। चले ठीक है, आप होमवर्क में कर लीजिएगा उस्मान, नो वरीज अबाउट इट, यू कैन लीव। I-21 मोहसिन, बल्कि आप भी होमवर्क में ही कर लो, 11 बज गए। ठीक है, ये होमवर्क में करना है। ट्रांसफर फ्रॉम रिसीवेबल टू पेएबल लेजर, ये ट्रांसफर क्या है, कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रा है, ट्रांसफर फ्रॉम रिसीवेबल टू पेएबल। कैश सेल्स को आपने नहीं लेना कंट्रोल अकाउंट में, ये तो है ही नहीं रेलेवेंट। ठीक है, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, और रिसीवेबल लेजर में उसने क्रेडिट बैलेंस बता दिया, डेबिट बैलेंस आपको खुद निकालना है, कैरेट डाउन। प्रिपेयर रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट तो कर लेंगे या होमवर्क में, चाहे तो आप I-19 इसमें नहीं है, I-20 भी अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, I-20 I-21 दोनों अटेम्प्ट कर लें। चलें, दिस इज योर होमवर्क, कीजिएगा। कल से मैं आपसे इसका क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। प्रॉब्लम होगा तो हम कर लेंगे डिस्कस, नहीं होगा तो सही है, फिर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चले, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी मैम, वो क्वेश्चन पूछना था। जी, आप जरा मुझे 2 मिनट दो। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट। उस्मान, यू कैन लीव, आप जा सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग भी बंद कर रही मैम वो असल में बैटरी मोबाइल की 5% रह गई है। तो जल्दी से पूछो। पूछूं मैम? जी पूछो जल्दी से। हाँ जी। मैम ये हम जर्नल में जब एंट्रीज पास करते हैं, हाँ। और जब हम पोस्टिंग करते हैं, तो जब पोस्टिंग करते हैं वो कंट्रोल अकाउंट में हम क्लोजिंग की डेट डालेंगे या जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी उसकी डेट डालेंगे? जनरल लेजर में बात कर रहे हो, जनरल लेजर के अंदर जब पोस्टिंग, ये कंट्रोल अकाउंट लेजर में हाँ लास्ट पे होता है बैलेंस, लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट नहीं, लास्ट महीने के आखिरी दिन, क्लोजिंग की डेट। अच्छा, क्लोजिंग की डेट, ठीक है। तो आप जनरल लेजर में ट्रांसफर कब करते हो, सबसे आखिर में ना, महीने के या साल के एंड में। साल अगर क्लोज करे तो साल का एंड क्या होगा, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर, फॉर एग्जांपल 30 जून, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ बैलेंस माइक ऑफ कर दो प्लीज। ठीक है, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन की डेट आएगी साल के शुरू के, बैलेंस ब्रॉट डाउन साल के शुरू की डेट, और बाकी सारी ट्रांजैक्शंस अगर आपको लिखनी है, वैसे तो आप उनमें डेट नहीं लिखे, हम फॉर्मेट में मैंने नहीं फॉलो करवाया, डेट का कॉलम मैंने नहीं डलवाया। ठीक है, सिर्फ ब्रॉट डाउन में लिखो और कैरेट डाउन में लिखो, दैट्स इट। वो अंडरस्टूड की बात है कि सारी ट्रांजैक्शंस की ट्रांसफर कब। अच्छा मैम, वो कैश बुक में कुछ सप्लायर या हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनसे हमने परचेज या सेल पिछले अकाउंटिंग पीरियड में की होती है, उसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई होती। दी हुई होती है, हमेशा दी हुई होती है। तो जब हम सब्सिडरी बनाते हैं तो उसमें हम सिर्फ वही वैल्यू लिखेंगे, वो फिर मैंने आपको, हाँ, जो पेमेंट की फिगर है वही लिख दो बस।
बिल्कुल, उसमें फिर क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको क्लोज नहीं करने होंगे अकाउंट्स। आपको जब परचेज की फिगर नहीं पता, जब आपको ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, तो आप क्लोज कैसे कर सकते हो? उसमें सिर्फ आपको सिर्फ टेस्ट ये कर रहा होगा कि आप ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किस तरह से करते हो सब्सिडरी लेजर में। टी अकाउंट को या रनिंग बैलेंस लेजर को वो क्लोज करने की रिक्वायरमेंट फिर उसमें नहीं होगी, क्योंकि हो ही नहीं सकती, आपके पास इंफॉर्मेशन ही कंप्लीट नहीं है। ठीक है? अच्छा मैं जी जी मैम, और ये कैश बुक में जो कॉलम्स हैं, डेटर, क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चारों सब्सिडरी में अप्लाई होते हैं सिर्फ, इसके अलावा तो कोई नहीं होता ना? जनरल लेजर में भी होते हैं। ये चारों कॉलम्स वो हैं जिनका सब्सिडरी लेजर में भी इम्पैक्ट आएगा। और नहीं, मैं सिर्फ सब्सिडरी का पूछ रहा हूँ। देखो, क्योंकि हाँ, कैश परचेजेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा सब्सिडरी लेजर में, कैश सेल्स का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारा डेटर या हमारा क्रेडिटर तो है ही नहीं, वो तो कैश ट्रांजैक्शन हुई है। लाइकवाइज अदर रिसीट और अदर पेमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन क्वालिफाई करती है वो हमारे डेटर या क्रेडिटर से नहीं होती है। डेटर या क्रेडिटर से मुराद ये कि गुड्स से रिलेटेड जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उनसे हमें कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल। तो सिर्फ आपके 4 कॉलम्स हैं, डेटर, आपका रिसीवेबल्स, पेएबल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, सिर्फ ये 4 हैं। ठीक है, अब मैं अपडेट करके ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, सही है, वेरी गुड, दैट्स इट। हाँ जी, बस दैट्स इट। चले, ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं मंडे को इंशाल्लाह आप लोगों का बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का टेस्ट लूंगी। ठीक है, चले, अल्लाह हाफिज।